अब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पार तापी नर्मदा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। पार तापी नर्मदा नदी जोड़ परियोजना, और इसमें हम ये भी जानेंगे कि बेनिफिट्स क्या होते हैं रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के, राइट, और कमियां क्या होती हैं, ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, राइट। सो जो ट्राइबल्स हैं गुजरात के, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं केंद्र के पार तापी नर्मदा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का। इस प्रोजेक्ट की बात करें गाइस तो 1980 के नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत ये प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। प्रपोजल ये रखा गया है कि 3 नदियां जो है वो आपस में लिंक की जाएंगी, आपस में जोड़ी जाएंगी, पार नदी, तापी नदी और नर्मदा नदी। पार नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। तापी नदी की अगर हम बात करें तो सतपुरा से निकलती है, महाराष्ट्र और सूरत होती हुई जाती है। नहीं, एक मिनट, ये सतपुरा, हाँ, इसमें स्पेलिंग जो है वो पीडीएफ के अंदर एक स्पेलिंग मिस्टेक है गाइस, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट जो है वो कर लीजिएगा कि सतपुरा से निकलती है। सपुतारा लिखा हुआ है, वो गलत कर दिया है इंग्लिश के अंदर, बट हिंदी के अंदर सही है सतपुड़ा। आप थोड़ा सा याद रखिएगा, काफी फेमस ये हम लोग को मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। तापी नदी सतपुरा से जो है वो निकलती है और ये महाराष्ट्र और सूरत गुजरात के अंदर फ्लो करती है। नर्मदा नदी की बात करें तो अगेन मध्य प्रदेश के अंदर इसका ओरिजिन हम लोग को देखने को मिलता है और ये महाराष्ट्र और जो गुजरात है वहां पर फ्लो करती हुई जाती है। तो यहां पर क्लियरली हम लोग को नजर आ रहा है कि 3 स्टेट्स यहां पर इन्वॉल्व है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, 3 नदी, पार, तापी और नर्मदा नदी, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा प्रोजेक्ट के अंदर प्रपोजल ये रखा गया है कि वेस्टर्न घाट जो क्षेत्र हम लोग को नजर आता है वहां पर जो सरप्लस नदी का पानी है, नदी का पानी वहां पर जो ज्यादा है, भारी मात्रा में है, तो उस पानी को जो है वो लेकर शिफ्ट करना गुजरात के अंदर कच्छ और सौराष्ट्र के क्षेत्र में जहां पर पानी की समस्या है। तो मतलब वेस्टर्न घाट का जो नदी का जो पानी है उसको आप जो है वो शिफ्ट करोगे कहां पर, गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ वाले क्षेत्र में जहां पर पानी की समस्या है, राइट। और बेनिफिट क्या होगा कि सरप्लस वाटर जो होगा वो डाइवर्ट हो जाएगा और बताया जा रहा है कि एस्टीमेट ये रखा गया है इस प्रोजेक्ट का, वो है 10,211 करोड़ रुपए का एस्टीमेट है कि इतने रुपए में ये प्रोजेक्ट बनेगा। और बताया जा रहा है कि 2,32,175 हेक्टेयर के एरिया पर इरिगेशन प्रोवाइड कराएगा, यानी कि इतने भारी मात्रा में, यानी कि आप कह सकते हो कि 2,30,000 32,000, मतलब एग्जैक्ट अगर आपको याद ना भी रहे तो मोर देन 2 लाख हेक्टेयर, ऐसा आप लिख सकते हैं कि मोर देन 2 लाख हेक्टेयर के एरिया पर पानी की समस्या को रिजॉल्व करने में काफी मददकारी होगा ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, जिसमें बताया जा रहा है कि 61,190 हेक्टेयर का जो एरिया है वो कैनाल के माध्यम से हम लोग को देखने को मिलेगा, नहरों के माध्यम से हम लोग को देखने को मिलेगा। नहरें जो है वो लिंक करेंगी इतने भारी मात्रा में एरिया को। और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज जो अफेक्ट होंगी इस पर्टिकुलर पूरे प्रोजेक्ट के कारण वो है 2509। तो 2509 परिवार जो है वो अफेक्ट होंगे, जिनमें से बताया जा रहा है कि 98 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि झहरी रिजर्वायर, एक जलाशय बनेगा, झहरी जलाशय, और ये इकलौता मतलब ऐसा जलाशय हम लोग को देखने को मिल रहा है जहां पर भारी मात्रा में फैमिलीज, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, आप नदी के पानी को अगर डाइवर्ट करोगे तो आपको वहां पर डैम बनाना पड़ेगा। जब आप वहां पर डैम बनाओगे, वहां पर रोकोगे नदी के पानी को, तो आसपास में पानी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप खुद सोचो कि पानी जो है वो फ्लो होता हुआ आ रहा है, वहां पर आपने सामने दीवार जो है वो बना दी, तो पानी जो है वो साइड में जो है वो मूव करेगा। नदी जो होगी वो विड्थ की अगर बात करें, लेंथ और ब्रेथ के बारे में आप जानते हो ना, ब्रेथ या विड्थ, तो वो जो है उसमें एक्सपेंड हो जाएगी नदी। अब जब एक्सपेंड होगी तो साइड में रहने वाले जो लोग हैं वो पानी के नीचे आ जाएंगे ना, वहां पे उनका जो घर वगैरह जो उन्होंने बना के रखा होगा, उनकी जो सोसाइटी होगी, कम्युनिटी होगी, वो पानी के नीचे जो है वो चली जाएगी, सबमर्ज हो जाएगी। तो ये इश्यूज हैं। तो बताया जा रहा है कि जो झहरी रिजर्वायर जो बनेगा उसके कारण 98 फैमिलीज अफेक्ट होंगी। महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत सारे परिवार जो है वो उजड़ जाएंगे, गांव के गांव जो है वो उजड़ जाएंगे, ऐसी चीज जो है वो बताई जा रही है। तो ये इश्यूज हैं इस प्रोजेक्ट के, और ये इसी कारण इस प्रोजेक्ट को अपोज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट आई थी NWDA की, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की, जिसमें बताया जा रहा है कि 6,065 हेक्टेयर लैंड का जो एरिया है वो पानी के नीचे चला जाएगा। टोटल 61 गांव जो है वो अफेक्ट होंगे और एक गांव तो ऐसा होगा जो पूरी तरह से पानी के नीचे चला जाएगा, और जो दूसरे गांव जो होंगे वो पार्शियली पानी के नीचे चले जाएंगे। तो इशू है, गुजरात के अंदर लगभग 2,000 फैमिली जो है वो अफेक्ट होंगी इस प्रोजेक्ट के कारण। और डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो जो अफेक्ट होगी तो वो ज्यादातर मतलब ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हम लोग को देखने को मिल रही है जहां पर आपको ट्राइबल जो है उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना पड़ेगा ट्राइबल्स को। ऐसे क्षेत्रों में ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, और ऑब्वियसली बात है कि हमारी कंट्री के अंदर ट्राइबल्स के प्रोटेक्शन के लिए कानून हम लोग को देखने को मिलता है। अब आप उनको डिस्प्लेस करोगे तो ये एक बर्डन हम लोग को गवर्नमेंट के ऊपर देखने को मिलेगा, राइट, फाइनेंशियली भी, और ऑब्वियसली बात है
कि सोसाइटी के अंदर ये चीज आ जाएगी कि आप ट्राइबल्स को प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हो, ट्राइबल्स को भगना पड़ रहा है, और इंटरनेशनल लेवल पर भी हम लोग को देखने को मिलेगा कि झेलनी पड़ेंगी काफी सारे क्रिटिसिज्म। तो ये सब इश्यूज है, ये सब प्रॉब्लम्स होती है कई बार इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो आपको जो ढूंढना है इस पूरे टॉपिक के अंदर वो प्रॉब्लम्स ढूंढनी थी। तो प्रॉब्लम्स क्या है कि जब भी आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हो, उसके कारण जब आप रिजर्वायर बनाते हो तो उसके कारण क्या होता है, पानी जो है वो बहता है साइड में, और ऐसे एरियाज पर जहां पर ह्यूमन सेटलमेंट है। अब वो ह्यूमन सेटलमेंट को फिर आपको शिफ्ट करना है, और वो वहां पर अगर ट्राइबल सेटलमेंट हुआ तो दैट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कंट्री। नेशनल लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी उनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। दीज आर द थिंग्स जो कि आपको पॉइंट आउट करनी है, उठानी है, हाईलाइट करनी है। सो बेनिफिट्स क्या होते हैं इंटरलिंकिंग के, ये अगेन स्टार मार्कर चीज है। क्वेश्चन आएगा कि रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बेनिफिट बता दीजिए। चलिए, तो इनहेंस वाटर एंड फूड सिक्योरिटी, जल और खाद्य सुरक्षा में वृद्धि, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, जल का समुचित उपयोग, बेहतर तरीके से आप यूटिलाइज करोगे पानी को, एग्रीकल्चर को बूस्ट मिल जाता है, कृषि को बढ़ावा मिल जाता है, डिजास्टर मिटिगेशन, आपदा न्यूनीकरण, ट्रांसपोर्टेशन को बूस्ट मिलता है, परिवहन को बढ़ावा मिलता है, राइट, रिवर लिंकिंग के माध्यम से, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारी रिवर है। तो हम लोग क्या करते हैं, रिवर लिंकिंग के माध्यम से हम लोग का फोकस ये भी है कि ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, सामान जो है गुड्स, क्योंकि आप जानते हैं इसकी पानी पर जो वाटर ट्रांसपोर्ट जो हम लोग को देखने को मिलता है वो सस्ता होता है, चीप होता है, और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये चीजें हैं। बट ये तो बेनिफिट की बात कर ली, कंसर्न क्या है, चिंता वाली बात क्या है, तो उसके बारे में हम ऑलरेडी काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस कर ही चुके हैं। और कुछ पॉइंट्स जानो, बहुत महंगा होता है ऐसे जो रिवर्स को इंटरलिंक जब किया जाता है तो वो खर्चा बहुत ज्यादा होता है, उसमें एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है। इसमें जमीन अफेक्ट हो जाती है, फॉरेस्ट अफेक्ट होते हैं, बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि आप जब रोकोगे, शिफ्ट करोगे, डाइवर्ट करोगे, तो वहां पर जो स्ट्रक्चर आप क्रिएट करोगे इसके कारण पानी बहेगा, दूसरी जगह पर जाएगा, ऐसे एरिया पर जाएगा जहां पर पानी था नहीं सदियों से, वहां पर सेटलमेंट हो गया, चाहे ह्यूमन की बात कर लो या एनिमल्स की बात कर लो, प्लांट्स की बात करो, वहां पर प्लांट्स थे, वो सब डैमेज होंगे, राइट। मिलियंस ऑफ लोगों का जो आजीविका लाइवलीहुड है वो डैमेज होगा, राइट। और जब इंटरलिंकिंग, जब रिवर होती है तो डिस्ट्रक्शन होता है फॉरेस्ट का, वेटलैंड का, लोकल वाटर बॉडीज का, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, राइट। और भारी मात्रा में आपको लोगों को डिस्प्लेस करना रहता है। अब लोगों को डिस्प्लेस करना मतलब सरकार के ऊपर बर्डन, जैसा मैंने भी आपको बताया, राइट। रिहेबिलिटेशन का इशू हम लोग को देखने को मिलता है, और इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के कारण हम लोग को देखने को मिलता है कि फ्रेश वाटर बहुत कम मात्रा में समुद्र में जाता है, बहुत कम मात्रा में, क्योंकि अभी तक क्या होता है कि नदी जो है वो समुद्र तक जो है वो फ्रेश वाटर लेकर जा रही है, तो बहुत सालों से ऐसा ही हो रहा है। तो वहां पर क्या हो गया, ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट हो गया, अनुकूल एनवायरमेंट आप कह सकते हैं क्रिएट हो गया, प्रॉपर एनवायरमेंट क्रिएट हो गया कि जहां पर जो प्रजातियां, एक्वेटिक स्पीसीज है वो सर्वाइव कर पा रही हैं। बट अभी आप ये शिफ्ट कर दोगे, जो नेचुरल फ्लो है, अभी तक जो पानी जो है वहां पर जा रहा था समुद्र के अंदर जितने अमाउंट में, वो रिड्यूस हो जाएगा। अब वो जब घटेगा तो वहां पर जो रहने वाली जो प्रजाति है तो उनको नुकसान होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए तो एकदम से आप एनवायरमेंट चेंज कर दे रहे हो, उनका एनवायरमेंट एक्वेटिक एनवायरमेंट, अभी तक उनको फ्रेश वाटर मिल रहा था, फ्रेश वाटर कम मिलने लगेगा तो धीरे धीरे करके वहां पर रहने वाली जो प्रजाति है वो भी लुप्त होने लगेंगी, उनको इश्यूज होने लगेगा। तो दिस इज अगेन एक्वेटिक इशू, मरीन लाइफ का एक इशू हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये सब चीजें हैं जो आपको थोड़ी सी समझनी है। ये जो टॉपिक था वो सिर्फ पार तापी नर्मदा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का नहीं था, बल्कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था।